नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं नील कमल और आज हमारे साथ शख्सियत में जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो ऐसे शख्स हैं जो बिहार में दो बड़ी जिम्मेदारी तो संभाल ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी से दे रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री मंगल पांडे की, और वो हमारे साथ अभी बने हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। मंगल जी, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और कशिश न्यूज़ यह जानना चाहता है कि जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आ रहे हैं, पीएमसीएच विश्व स्तरीय जो है, वो आपका सपना था कि विश्व स्तरीय अस्पताल बने। जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, तो क्या कार्यक्रम है उनका? पीएमसीएच का कौन सा पार्ट जो है वो उसका उद्घाटन करेंगे? नहीं, अभी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का जो बिहार का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वो 6 तारीख को आ रहे हैं और 6 तारीख को दोपहर में पहला कार्यक्रम उनका माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ होगा, जब वह लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत से आईजीआईएमएस के अंदर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी बन रहा है, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान बन रहा है। उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी दोनों संयुक्त रूप से उसका उद्घाटन सबसे पहले करेंगे और फिर वहीं से लगभग 850 करोड़ रुपया के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा किया जाएगा, जो लगभग 300 अलग अलग जगहों पे ये हमारे अस्पताल का निर्माण जहां पूर्ण हुआ है उसका उद्घाटन होगा और जहां शिलान्यास करना है, जहां कार्यारंभ करना है, वहां ये कार्यक्रम होंगे। तो कुल मिला के उस स्थान से लगभग 1030 करोड़ रुपए के उद्घाटन का योजना का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। उसके अतिरिक्त माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारत सरकार की तरफ से भागलपुर और गया में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना है, तो उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी उसी उद्घाटन करेंगे वहां जाके। फिर 7 तारीख को माननीय नड्डा जी जो दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बन रहा है 5462 बेड का पीएमसीएच में, उसको देखने जाएंगे, जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में जिसकी शुरुआत हुई थी, जिनके नेतृत्व में। तो ये जो इतना बड़ा अस्पताल बन रहा है और पटना से आदरणीय जेपी नड्डा जी का बहुत लगाव भी रहा है और मुझे जानकारी है कि आदरणीय नड्डा जी का जन्म भी उसी संस्थान में हुआ था, तो उनका एक भावनात्मक लगाव भी उस संस्थान से है। तो जो ये वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल वो बन रहा है, उसको देखने के लिए जाएंगे, पूरा निर्माण कार्य को एक बार देखेंगे। उसके बाद उस दिन जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यक्रम दरभंगा जाने का है, मुजफ्फरपुर जाने का है। वहाँ भी दोनों मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो बना है उसका उद्घाटन वहाँ किया जाएगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को एम्स दिया, दूसरा दरभंगा में वो दूसरा एम्स दिया, तो उस दूसरे एम्स के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जी ने जमीन बिहार सरकार की ओर से उनको दिलवाई। मैंने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पे वो जमीन एम्स को दिया है और वो जहाँ पे निर्माण कार्य एम्स का होना है उस जगह को भी जगत प्रकाश नड्डा जी देखने जाएंगे। उसके बाद वो डीएमसीएच में उद्घाटन करेंगे, फिर एसकेएमसीएच आएंगे। वहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है, जो भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से बन रहा है, जो भारत सरकार का एटॉमिक मिनिस्ट्री है उस मंत्रालय के द्वारा और बिहार सरकार के सहयोग से उसका निर्माण कार्य हो रहा है और वो पूरे बिहार का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान होगा
ऐसे ऑलरेडी वो संस्थान शुरू हो गया है, काम हो रहा है, वहाँ ऑपरेशन वगैरह भी हो रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो बड़ी बीमारियां हैं या गंभीर रोग हैं उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैंने कहा ना, एक एक चीज का जब आप ध्यान देंगे तो हर ऐसी बीमारी जिसके लिए कभी बाहर जाना पड़ता था, उन सारे बीमारियों के जो हायर सेंटर है वो बिहार में बनाए जा रहे हैं। तो कैंसर इंस्टीट्यूट को वहाँ देखेंगे वो, फिर हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास का एक वहाँ पर बच्चों का आईसीयू बनाया हुआ है 100 बेड का, जो एईएस की बीमारी 2019 में आई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी और मैं गया था वहाँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी कि यहाँ बनाया जाएगा। तो वो भी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल है। तो उस हॉस्पिटल को भी हम अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी को दिखाएंगे, और फिर वहाँ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे और फिर वापिस आएंगे। तो इन सभी कार्यक्रमों में सभी जगहों पे हमें हमारे सभी जो उस जिले के माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, विधान पार्षद हैं, ऐसे सब लोग रहेंगे। जहाँ केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ केंद्रीय मंत्री सब लोग रहेंगे। ये तो स्वास्थ्य की बात हुई। आप बिहार के कृषि मंत्री भी हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं। तो बिहार बड़े भाई हैं। तो वो बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो कृषि को लेकर के बिहार में केंद्रीय सहायता किस प्रकार से मिले बिहार के किसानों को, इसके लिए भी कुछ योजना बनाई है आपने? के नहीं, देखिए, स्वास्थ्य विभाग में तो काम करते हुए मुझे एक लंबा अरसा हो गया, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के सभी कामों को और बेहतर तरीके से समझता हूं और उसमें जितना कुछ क्रियान्वित हो सकता है वो करता हूं। कृषि मंत्रालय की भी जिम्मेवारी जब से मिली है, पूरे विभाग में किस प्रकार से हम किसानों के कल्याण के काम कर सकें, किसानों का आर्थिक स्थिति ठीक कर सकें, किसानों के खेत में उपज होने वाले फसलों की लागत को कम कर सकें, उनको कैसे बीज से लेके खाद और बड़ा सब चीज़ों को समुचित तरीके से उपलब्ध करा सकें, कैसे उनके मार्केटिंग के सिस्टम को ठीक करें जिससे मार्केट में ले जाके वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको कोल्ड चेन की ज़रूरत है उसके लिए कोल्ड चेन उपलब्ध करा सके। इन सारी चीज़ों में हम सब काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़े हैं। कई निर्णय लिया है हमने मंत्री बनने के बाद। और उसके बाद आज से लगभग 1.5 महीना पहले मैं अपने अधिकारियों के साथ दिल्ली गया था। वहाँ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय चौहान साहब से मिला था, शिवराज सिंह चौहान जी से। और वहीं पर जो कुछ हमें आवश्यकताएं थी, जैसे हमें हाइब्रिड बीज की ज़रूरत होती है मक्के की खेती के लिए, हमें हाइब्रिड बीज की ज़रूरत होती है धान की खेती के लिए, और ये हाइब्रिड बीज की जो उपलब्धता है वो बेहतर तरीके से बिहार को हो, इस संदर्भ में हमने बात रखी। फिर इसके अतिरिक्त हम हाइब्रिड बीज है उसका उत्पादन बिहार में कर सके, इसके लिए भी जो आईसीआर से हमको साइंटिफिक सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, उस संदर्भ में भी हमने बातें रखी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी का ये प्रयास है और आग्रह है कि दलहन की खेती को बढ़ाया जाए। तो दलहन की खेती के लिए मूंग, मसूर, चना ऐसे जो दलहन के उत्पाद हैं उनकी बीज की एक बड़ी समस्या होती है, तो उनके बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। और इन सारे विषयों को लेके और खाद को लेके, जैसे डीएपी खाद की कुछ ज़रूरत हमको है, यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है। हम लोग मिले थे और वहाँ बहुत सकारात्मक बातें हुई थी। और वहीं शिवराज जी ने कहा था कि आप यहाँ सब सारी बातें आपने की है, मैं आपके राज्य में आऊँगा तो किसानों से भी मिलना चाहूँगा और मिलूँगा, और किसानों से प्रत्यक्ष रूप से बात करके फिर हम कैसे बिहार को मदद कर सकते हैं ये चर्चा करेंगे। और मेरा सौभाग्य है कि जो उन्होंने कहा तो तुरंत 1 महीने के अंदर फिर वो बिहार आए, और आते ही सबसे पहले उन्होंने किसानों के साथ इंटरेक्शन किया, बातचीत की। कृषि भवन हम उनको ले गए थे। और जो हमारे किसान हैं, चाहे वो मक्का की खेती करने वाले हों, चाहे वो धान की खेती करने वाले हों या गेहूं की खेती करने वाले हों, सभी लोगों ने अपनी बातें रखी। और आदरणीय शिवराज जी का विशेष फोकस था कि मखाना बिहार की पहचान है, तो मखाना की खेती को और कैसे बेहतर किया जाए, मखाना के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, गुणवत्तापूर्ण किया जाए,
उसके साथ उसकी मार्केटिंग के सिस्टम को कैसे हम बेहतर करें, कैसे हम मखाना के एक्सपोर्ट के लिए बिहार को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन सारी विषयों पे काफ़ी विस्तार से बात हुई और मखाना का हार्वेस्टिंग से लेके उसके एक्सपोर्ट करने तक का, और उसमें कई सकारात्मक बातें निकल के आई हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ भी वो बातचीत कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे किसानों का उत्साह बढ़ा है उनके आने के बाद से। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बराबर उसकी चिंता करते रहते हैं। तो जहाँ एक तरफ मखाना, वहीं हमारा बिहार का आम, लीची, केला, ये भी बहुत उत्पादित होता है और इसके भी अपने बड़े बाजार हैं, और आम और लीची तो एक्सपोर्ट भी होता है। तो इन सारे जो हमारे किसानों के द्वारा उत्पादन किया जाता है वो और ज़्यादा मात्रा में हो और उसके साथ ही उनको बाजार में उचित मूल्य मिले, उसकी भी चिंता उनके द्वारा की जा रही है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो किसानों के लिए सिंचाई से लेकर अन्य सुविधाओं के संदर्भ में हम कृषि मंत्रालय के द्वारा जो सहयोग कर सकते हैं, कई प्रकार के उपकरणों में हम सब्सिडी देते हैं, अनुदान देते हैं, तो वो सारा काम हम बिहार सरकार के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। किसानों के लिए केसीसी की भी व्यवस्था हो, उसमें भी कृषि मंत्री के नाते भी उनसे मैंने आग्रह किया है कि उचित फोरम पे बिहार के किसानों की उस बात को भी हम करें ताकि किसानों का लाभ हो सके। मंगल जी, हम बिहार से निकल कर चलते हैं अब थोड़ा नेशनल लेवल पर। आप बंगाल के प्रभारी भी हैं। बंगाल का जो इंसिडेंट है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी बोल रही हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में कुछ होगा तो बिहार भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, ये भाषा ममता बनर्जी की। और क्या लगता है कि अब बंगाल में ऐसा वक्त आ गया है कि आप बंगाल के प्रभारी हैं, तो बंगाल की मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा बोल रही है, किस प्रकार से देख रहे हैं और क्या आप कहेंगे इस पर? देखिए, एक बहुत ही अजीब स्थिति, विचित्र स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक रूप से आज सामने खड़ी हो गई है। कहने को तो वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार है, कहने को तो एक चुनी हुई सरकार वहाँ है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो ना तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, ना जनता के द्वारा सही तरीके से चुनी हुई सरकार है। वह पुलिस तंत्र के आधार पे, गुंडों और अपराधियों के आधार पे लोगों को डरा धमका कर लिया गया वोट है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा वहां? मैं पूरी बात कह रहा हूं। जो सरकार है ना ममता दीदी की, ये देखने में लोकतांत्रिक लगती होगी, प्रक्रिया कागज पे दिखाई जाती हैं, वास्तव में जो जमीन पर होता है उसे हमने देखा है। वहां की जो टीएमसी की सरकार है, टीएमसी को लोग स्वतः या स्वाभाविक रूप से वोट नहीं देते, उनको डर पैदा किया जाता है उनके मन में। किसके माध्यम से? पुलिस के माध्यम से, गुंडों के माध्यम से, अपराधियों के माध्यम से। उनको ये कहा जाता है कि वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी जान सुरक्षित नहीं रहेगी, तुम्हारे घर के महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। और इसके लिए आप देखते होंगे कहीं किसी को पेड़ पे हैंग कर दिया जाता है। एक नहीं कई दर्जन घटनाएं मिलेंगी जहां महिलाओं की इज्जत आबरू को समाप्त कर दिया जाता है। और इस प्रकार से मन में भय, दिमाग में डर पैदा करके वोट लिया जाता है और पुलिस तंत्र जो होती है वह बूथों पे कब्जा करती है और बूथों पे टीएमसी के गुंडों को खड़ा करवा के वोट दिलवाती है। और जो रियल वोटर है या तो उसको घर से निकलने नहीं देती है, या घर से निकलती है तो इतना टेरराइज करती है कि उसको मजबूरी में जाके वोट देना पड़ता है। नहीं तो साफ साफ कहा जाता है बूथ वाइज गिनती होगा, पता लग गया कि इस बूथ पर कितना वोट मिला है तो समझ लेना क्या होगा। और फिर वैसा वो लोग करते हैं। इसीलिए इलेक्शन के बाद लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, आप इसीलिए देखते होंगे कि पोस्ट पोल वायलेंस पश्चिम बंगाल में होता है और देश के किसी राज्य में नहीं होता है। और ये जो चुनाव जिस बूथ पे परिणाम ठीक नहीं आता है, वहां पे पुलिस तंत्र के द्वारा, सरकार के तंत्र के द्वारा, गुंडा और अपराधी और मवालियों के द्वारा
सभ्य समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, दबाया जाता है, हत्या की जाती है, उनको शारीरिक रूप से लहूलुहान किया जाता है। और ऐसे एक माहौल में ममता दीदी वहां सरकार जबरदस्ती बना के चला रही है। तो कहीं से भी वहां पे लोकतंत्र जिंदा नहीं है। और सबसे बड़ा जो विषय है ना आज नीलकमल जी, पश्चिम बंगाल में जो हम सब लोगों को झकझोर देता है वो है क्या पश्चिम बंगाल की माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। पश्चिम बंगाल की माँ बहनें हमारी सुरक्षित होकर घर से बाहर निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएंगी। घर में भी रहेंगी तो वो सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी। हमारी बच्चियां कहीं पढ़ने बाहर जा सकती है कि नहीं जा सकती है। हमारी माँ बहनें काम धंधा रोजगार कर सकती है कि नहीं, नौकरी कर सकती है कि नहीं, ऑफिस जा सकती है कि नहीं। और अभी जो आरजीकर हॉस्पिटल में घटना हुआ उसे तो हिला के पूरे देश को रख दिया, लेकिन ममता बनर्जी नहीं हिली है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार उन अपराधियों को बचाने में लगी हुई थी जिसने ये इस घटना को अंजाम दिया। इससे भी बड़ा विभत्स क्या हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के नाक के नीचे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना घटती है और जिसके साथ ये घटना घटती है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसके बाद एफआईआर किया जाता है, मतलब एविडेंस खत्म कर दिया जाए, ये कोशिश होती है। उसके बाद भी नहीं होता है तो अपराधियों से हमला करवाया जाता है उस मेडिकल कॉलेज में। लोग तो वहां के यही कह रहे हैं कि ये हमला जो रात में हुआ 2 दिन के बाद आरजीकर हॉस्पिटल में, वो इसीलिए किया गया कि वहां जो भी एविडेंस है वो खत्म कर दिया जाए। वहां के बच्चों का ये कहना है। तो लोग यही सवाल करते हैं कि फिर धारा 356 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा वहाँ, क्योंकि इतना टेरराइज अगर कर चुकी है वो। हम कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं हैं। हम जो कहती तो है संविधान बचाने की बात करती है और संविधान की बात करती है, जिसने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया है और इस देश में सैकड़ों बार धारा 356 को लगा के दुरुपयोग करके निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने की बात करती रही है और हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई भी लड़ते हैं। मैं प्रभारी हूं, मेरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ता है और लड़ाई लड़ने में जनता का सहयोग लेता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जनता वहां की महान है, महान महान जनता है जो ऐसी निरंकुश ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पे उतर के संघर्ष करती है, अपनी जान की परवाह नहीं करती, अपने शरीर की परवाह नहीं करती, पेड़ पे हैंग हो जाने का भी परवाह नहीं करती, न्याय के लिए लड़ाई लड़ती है। और इसी कारण पिछले कुछ वर्षों में कई 100 लोगों की, राजनीतिक लोगों की हत्याएं हुई हैं इस पश्चिम बंगाल के अंदर में। और भारतीय जनता पार्टी फिर भी हमेशा कानूनी रूप से सड़क पर उतर के अहिंसक तरीके से संघर्ष करता रहा और पश्चिम बंगाल में जनता का समर्थन भी मिला है। और इस लोकसभा के चुनाव में भी 2,33,00,000 लोगों ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। कोई 31 लाख वोट ज्यादा मिल गए टीएमसी को, जिसके कारण उनकी सीटें बढ़ गई। 4-5% का वोट का अंतर रह गया है। तो पश्चिम बंगाल की जनता पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है इस निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है ममता दीदी कुछ भी कर ले, अब इतने दिल और दिमाग से न केवल उतर चुकी हैं बल्कि उनके खिलाफ इतना गुस्सा भर गया है पश्चिम बंगाल के लोगों में कि 2026 में उनको कुर्सी से उतारने पर कोई नहीं रोक पाएगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने आपको दोबारा वहां का प्रभारी बनाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी महान जनता है, राहुल गांधी जैसे नेता, कांग्रेस के बड़े नेता या इंडिया अलायंस के कोई नेता उस महान जनता के विषय में कुछ बोलती ही नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ उनका मुंह ही नहीं खुलता। तो वो बीजेपी अकेले लड़ाई लड़ रही है। ये लोग इंडिया अलायंस जो बोलते हैं कि भाई महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, मणिपुर पे बोलते हैं, लेकिन बंगाल पे क्यों नहीं मुंह खुलता? नहीं, ये तो मुंह पर टेप साट के घूमने वाला लोग है। हम जिस राज्य में रहते हैं, बिहार में, यहाँ के तेजस्वी यादव जाते हैं चुनाव के पहले ममता दीदी के साथ मीटिंग करते हैं, उनको इंडिया अलायंस में लेते हैं, उनके लिए कहते हैं वोट मांगेंगे, वोट मांगते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ही बिहार के लोगों के साथ जब कोई अन्याय होता है, पश्चिम बंगाल में जब माँ बहनों के साथ कोई अन्याय होता है, तो तेजस्वी यादव को कलकत्ता जाने में डर लगता है, संकोच होता है।
तेजस्वी यादव क्यों मुंह नहीं खोलते? ऐसे रूम में बैठ के रोज ट्वीट करते हैं, रोज 4 आदमी रखे हुए हैं प्रेस रिलीज जारी करने के लिए। प्रेस रिलीज जारी करने में कष्ट होता है कि आरजी कर में जो घटना घटी वह सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। ममता दीदी हम शर्मिंदा हैं आपके राज्य में ऐसा, और कहने में उनको संकोच लगता है। ये ना तो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, ना माँ बहनों के सम्मान की रक्षा करने वाले लोग हैं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं, ये किसी तरीके से सत्ता में रहने वाले लोग हैं। और इसीलिए वो तेजस्वी जी हों या राहुल बाबा हों या अन्य लोग हों, अखिलेश यादव जी जैसे लोग, ये सभी लोग आज ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, जिनके राज्य में खुलेआम माँ बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो। क्या लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वो लोग उन लोगों पर हमला नहीं करना चाहते जिन्हें मुसलमान जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी बस गए हैं? अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशी का बचाव कर रही हैं, ऐसा लगता है कि शर्जील इमाम जो बिहार का रहने वाला था, उसने कहा था कि चिकन नेक काट देंगे तो वो 7 सिस्टर खत्म हो जाएगा, भारत से कट जाएगा। क्या लगता है उसी मुहिम में लगे हुए हैं लोग और ममता बनर्जी का मौन समर्थन उन लोगों को प्राप्त है? आप जिन बातों को कह रहे हैं, ये बातें आज पश्चिम बंगाल का आमजन कह रहा है। उसे इस बात का डर है कि ये ममता बनर्जी पता नहीं पश्चिम बंगाल को कहां ले जाएगी और वोट की लालच में कहां लाके खड़ा कर देगी पश्चिम बंगाल को। और वोट पाने के लिए अल्पसंख्यक समाज का वोट किसी भी तरीके से मिल जाए, इसके लिए किसी भी हद तक जाके पैट्रोनाइज करना अल्पसंख्यक समाज को और अल्पसंख्यक समाज के अपराध और कुकृतियों को झांपने तोपने का काम करना। अभी संदेशखाली की घटना हुई थी, क्या हुआ था संदेशखाली की घटना में? एक अपराधी जो अल्पसंख्यक समाज से आता है, केवल अल्पसंख्यक समाज कोई मैसेज जाए कि हम अपराधी को बचा रहे हैं, हाईकोर्ट में भी जाके ममता बनर्जी की सरकार को उसके पक्ष में लड़ाई लड़ने में कोई संकोच नहीं हुआ। वो सीबीआई के जांच में न जाए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने कोर्ट पहुंच गई ममता बनर्जी। उनकी सरकार खुला मैसेज देती है। तो ये आप मैसेज किसको दे रही है ममता दीदी? क्या देश से बड़ा कुछ और होता है? तो कुल मिला के ममता बनर्जी जी वोट के लिए आज पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी की थी उनके सरकार को लेकर के, आज तक हमको नहीं याद है, कम से कम मुझे नहीं याद है कि किसी सरकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी। तो आधार तो लगता है कि 356 का सुप्रीम कोर्ट भी बना ही रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये मान के चल रहा है कि वहां पर आम जनमानस जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो क्या इस आधार पे 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर सारे लोगों को अगर सहमति ले करके, सबको एक साथ ले करके पश्चिम बंगाल को अगर बचाना है, 7 सिस्टर को अगर बचाना है, तो ये एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए एक जन भावना को देखते हुए? देखिए, रोज रोज की जो वहाँ घटनाएं घटती हैं पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में, वो तो बहुत साफ है कि वहाँ पे कानून का राज नहीं है, साफ है वहाँ अपराधियों का राज है, साफ है वहाँ जो पुलिस तंत्र है वो पुलिस तंत्र नहीं, गुंडा तंत्र है, वह ममता दीदी का सरकारी तंत्र है। ये बातें बहुत साफ है। दूसरा, यदि आज उच्च न्यायालय ना होता कलकत्ता का और सर्वोच्च न्यायालय ना होता, तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। इतनी सारी परिस्थितियों के बावजूद भी जनता यदि वहां जी रही है, जनता वहां कुछ काम कर पा रही है, अपना जीवन यापन कर पा रही है, तो न्यायालय के संरक्षण के कारण कर पा रही है, चूंकि न्यायालय से न्याय मिल जाता है। और कई गलत काम जो करने की कोशिश करती है पश्चिम बंगाल की सरकार, उसको रोकता है न्यायालय। नहीं तो वहां के लोगों का जीना बड़ा मुश्किल होगा। आपने एक विषय पे चर्चा नहीं की, वो विषय है पश्चिम बंगाल का भ्रष्टाचार। मतलब जितना पश्चिम बंगाल के मंत्रियों के घरों में रुपया का बंडल मिला है, उतना किसी जगह ना देख सकते ना सोच सकते। और उसके बाद भी ममता बनर्जी जी को लाज शर्म नहीं आता कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। आज आम आदमी आप पश्चिम बंगाल जाइएगा तो वहां बोलता है कि बिना पैसे के सरकार में कुछ होता ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि आर्थिक रूप से भी एक करप्ट गवर्नमेंट
और मतलब कट मनी, मतलब आपको यदि मकान भी बनाना है तो टीएमसी के गुंडों को पहले पैसा देना पड़ेगा। कोई भी काम करना है तो पहले टीएमसी के गुंडे से भेंट होगा, उसके बाद आप कोई काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी जो परिस्थितियां बंगाल में बनी हुई हैं, उसे हम एक ही शब्द कहेंगे, एक अराजक परिस्थिति बनी हुई है। एक संवेदनहीन सरकार काम कर रही है और सारी परिस्थितियों को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय देख रहा है। और सरकार के स्तर पर भी चुनाव में भी यदि कहें तो पश्चिम बंगाल की जनता आके सोशल मीडिया पे आके कहती है कि हमको यहाँ की सरकार पे भरोसा नहीं, पुलिस पे भरोसा नहीं, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस और फोर्स चाहिए। तो इस प्रकार की तो स्थिति उन्होंने बना ली है, जनता के सोशल मीडिया पे ऐसा बोलती है। तो मैं यही कहूंगा कि हम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखते हैं और उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। लौट के आते हैं बिहार पर। बिहार में जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, तेजस्वी यादव ये भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला, स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, तो ये सब मुद्दे पे तेजस्वी यादव अभी यात्रा पे निकलने जा रहे हैं। तो उसे आप कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव जो यात्रा पे निकलेंगे, क्या लगता है कि ये सब मुद्दा 2024 में कुछ सीटें जरूर यूपीए सरकार की बढ़ा दिया था यूपीए का, लेकिन क्या लगता है कि यही नैरेटिव अब आगे विधानसभा चुनाव में भी काम करेगा? ये कितना भी नौटंकी कर ले, सीधा नौटंकी शब्द मैं कहता हूँ। इनके पिताजी की नौटंकी को बिहार की जनता ने खूब बढ़िया से देखा है और कोई भूला नहीं लालू जी के नौटंकी को। और लालू जी जितना नौटंकी करते थे, बिहार की जनता को शुरू में उन्होंने जरूर गफलत में, गलतफहमी में 10 साल तक रख लिया, लेकिन बाद में जनता समझ गई कि लालू यादव जी का असली चरित्र क्या है, लालू जी क्या करने वाले हैं। वैसे ही तेजस्वी जी का भी असली चरित्र 2 बार जनता देख ली। बिहार में 2 बार मौका मिल गया किसी तरीके से, तो उनका चरित्र देख लिया जनता ने कि ये दिन रात असत्य बोलने वाले हैं, भ्रामक बातें, लोगों को बड़गलाना और गलत बातें करना, संविधान बचाने की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। लालू यादव जी या राष्ट्रीय जनता दल ने कब आरक्षण दिया? आरक्षण बिहार में लोगों को तभी मिला जब भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, चाहे वह कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार में कैलाशपति मिश्र जी थे या नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार में सुशील कुमार मोदी जी थे। तभी तो अति पिछड़ों को आरक्षण मिला यहाँ पे, चाहे सरकार की नौकरी में हो या राजनीतिक रूप से पंचायत के चुनाव में हो। और लालू जी ने किसको आरक्षण दिया? अपने बेटे को, अपनी बेटी को, परिवार के लोगों को। उनको परिवार के अलावा कुछ दिखता है? तेजस्वी यादव बताए ना कि परिवार के लोगों के लिए इतने सारे जगह हैं और राजद में काम करने वाले कितने लोगों को वो सम्मान देते? कतई सम्मान नहीं देते। संविधान बचाने की बात करते। हमेशा जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान को रौंदने का काम किया इस देश में, मैंने अभी 356 की बात की, ऐसे ही अलग अलग स्थितियों में संविधान को अपने अनुसार परिभाषित करने का काम और संविधान का इस्तेमाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किया, क्या सब पर राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन नहीं था क्या? ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब चुनाव आता है तब भ्रम फैलाने की बात करते हैं। इस देश के इतिहास में है, उसे मिटा नहीं सकता है कोई। बाबा साहब अंबेडकर जी को चुनाव में हराने का किसका भूमिका था? कांग्रेस पार्टी की भूमिका थी। बाबा साहब अंबेडकर जी को सम्मान देने के लिए कांग्रेस या राजद ने क्या किया? लालू जी या तेजस्वी बाबू ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने तो अंबेडकर जी के बनाए संविधान के लिए संविधान दिवस बनाया, अंबेडकर जी के लिए पंचतीर्थ बनाया, उनके जन्म स्थान से लेके उनके अंतिम मृत्यु स्थान हर पे एक स्मारक बनाया, उनको सम्मान दिया, भारत रत्न मिला, तो वो भी हम लोगों की सरकार के समय में मिला। कभी भी ये लोग ना तो अंबेडकर जी का सम्मान किए हैं, ना भारत का संविधान का सम्मान किए हैं। और जब जब चुनाव आता है तो ये बात करते हैं। इसीलिए तो बड़ी बड़ी बातें लोकसभा चुनाव के पहले कर रहे थे। 4 सीट पर जनता सिमटा दिया,
तो विधानसभा चुनाव में दहाई पहुंचने में भी बहुत दिक्कत होगा अब इस बार। तो यानी फेक नैरेटिव अब नहीं चलेगा इन लोगों का। तो ये थे मंगल पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से फेक नैरेटिव फैला करके इंडी गठबंधन ने कुछ सीटें ले ली थी, और उन्होंने खुलकर विचार रखे कि किस प्रकार से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार वहाँ की जनता पर अत्याचार कर रही है। अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।